40 मिनट है मेरे पास। हाँ, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी ऑफिशियल ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स। आप सबका मैं खुशामदीद करता हूँ आज के हमारे इस लेक्चर सीरीज में जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कि आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है इंडियन इकोनॉमी का, जो कि हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू की इकोनॉमी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो आज जो हमें पढ़ना है, लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था बजट के बारे में, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो वो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, बजट से ही स्टार्ट कर लेंगे हम अपना आज का ये वाला सेशन भी, बजट से ही स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना ये वाला लेक्चर। सो बेटा वी विल स्टार्ट विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जो भी मैं रिकैपिचुलेशन यहाँ पे दूंगा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पे स्टार्ट किया था। बेसिकली हमने देखी थी जनरल बजट की डेफिनेशन। जनरल बजट होता क्या हमारा है? जनरल बजट में मैंने बेटा आपको बोला जनरल बजट हमारा होता है दो चीज़ों पे, इस पे होता है मबनी, या दो चीज़ों पे बनता है ये। एक हमारी आमदनी रेवेन्यूज, एंड सेकंड वन जो कि हमारा बजट में देखा जाता है हमारे एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। एक साल में हमारी कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू होगा, दैट विल बी जनरल बजट। अब ये जो बजट हमारा है, बजट हमारे पास आर्टिकल 112 ने बोला था स्टेट सॉरी यूनियन गवर्नमेंट को, आर्टिकल 1 और 2 ने बोला था यूनियन गवर्नमेंट को कि आपको अपने पार्लियामेंट में अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है। एंड आर्टिकल 202 ने बोला था एज पर द आर्टिकल 202 स्टेट्स को अपना बजट पेश करना पड़ेगा उनका स्टेट लेजिस्लेशन में। सो ये भी हमने लास्ट वाले लेसन में देखा था, लास्ट वाले वीडियो में देखा था। उसके बाद मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कि आजकल हमारे पास जो जनरल बजट है, इस जनरल बजट की खासियत क्या है। देखो, तब भी मैंने आपको बोला राइट फ्रॉम 1921 टिल 2016 वो यूज्ड टू हैव सेपरेट बजट फॉर, एक हमारा सेपरेट बजट होता था जनरल के लिए, एंड वो यूज्ड टू हैव सेपरेट बजट फॉर रेलवेज, एंड दिस वाज सजेस्टेड बाय एक्वर्थ कमिटीज बैक इन 1920। ये हमें सजेस्ट किया था एक्वर्थ कमेटी ने। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की, सारी चीजें आई एम जस्ट गिविंग रिकैपिचुलेशन ऑफ थिंग जो हमने पढ़ी है। उसके बाद क्या हुआ 2016 के ऑनवर्ड्स, अब हमारे पास नाउ वी हैव ओनली जनरल बजट, एंड दिस वाज सजेस्टेड बाय विवेक देबरॉय। यहाँ तक बेटा हमने पढ़ा था, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सो मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था हमने लास्ट लेसन में क्या किया था और आज हम क्या करने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड, जो भी हम आज के लेसन में करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि करने क्या हम इस बजट में, ठीक बोला है, सारा ओवरव्यू मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में देखा। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा, वो प्लीज हमारे चैनल को विजिट करके बेल आइकन उनको वहां पे मिलेगा हमारा आखिरी लेक्चर, तो वहां से आप देख लो कि हमने क्या क्या इससे पहले पढ़ा हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 9। अब देखो, अब जनरल बजट में पहले आई विल स्टार्ट विद द फंड्स ऑफ इंडिया। हमारे पास फंड्स ऑफ इंडिया, व्हाट सॉर्ट ऑफ फंड्स वी हैव दैट। उसके बाद में बजट में फिर से आता हूँ। हमारे पास होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं तीन किस्म के फंड्स। एक फंड को हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। वन इज आवर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, वन इज आवर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। एक एक करके सारे में देख लूंगा। सेकंड वन इज आवर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, and third one is our contingency fund of India. Third one is our contingency fund of India. So what do we mean by these funds? So we will discuss all of those things one by one, and we will start with the consolidated fund of India. क्या होता है हमारा consolidated fund of India, वो पहले जान लेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हमारे पास फंड्स तीन है, पहले ही बोला मैंने। एक तो हमारा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस पे बेटा बात कर लेते हैं।
वाला फंड है दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में हमारे पास क्या पैसा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमारी आर्टिकल 266 क्लास 1 से रिलेटेड है। आर्टिकल 266 क्लास 1 से रिलेटेड है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता क्या है, देखो बेटा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन सा हमारा पैसा होता है, इट इंक्लूड्स हमारे पास जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है रेवेन्यू की फॉर्म में, गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा होता है इन दी फॉर्म ऑफ नॉन रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यूज, यू कैन से दिस वन एज टैक्स रेवेन्यूज। फिर एक और हमारा बेटा जो यहां से आता है दैट इज लोन्स रिकवर्ड, एंड थर्ड वाला बेटा हमारा यहां से आता है लोन रिकवर्ड, एंड थर्ड वाला हमारे पास बेटा जो होता है लोन्स रेज्ड। देखो टैक्स से हमारे पास जितना भी पैसा आता है वेदर इट कम्स फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स या वेदर इट कम्स फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारा पैसा हमारा कहाँ किस वाले फंड में रखा जाता है, ये सारा फंड हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू बेटा हुकूमत की वो आमदनी होती है दैट कम्स अपार्ट फ्रॉम द टैक्स, टैक्सेस को छोड़ के, टैक्स रेवेन्यू को छोड़ के जो भी गवर्नमेंट की आमदनी है जिसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, वेदर ये हमारे पेनल्टीज आए, फाइन आए, मैं आगे बजट में बोलूंगा, ये वाला पैसा भी हमारा रखा जाता है कहाँ पे, ये वाला पैसा भी हमारा रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कितने लोन्स हम रेज कर पाएंगे, जितने भी हम देंगे वो सारा हमारा पैसा रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और जो गवर्नमेंट लोन रिकवर करती है वो पैसा भी रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। गवर्नमेंट अपने सारे डे टू डे एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट मीट्स ऑल इट्स एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम दिस फंड, सारे गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर है ना बेटा वो इसी फंड से निकाले जाते हैं, एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमारा आर्टिकल 266(1) आता है, इसमें आता है हमारा टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो भी लोन रेज होंगे, जो भी लोन रिकवर होंगे, गवर्नमेंट के जितने भी हमारे खर्चे हैं वो सारे हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जमा किए जाते हैं, या सारे जो खर्चे हैं ना गवर्नमेंट के वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकाले जाते हैं। उसके बाद बेटा क्या होता है, अब अगर इन फंड्स को निकालने की जरूरत होती है ना तो यहाँ पे अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी, यहाँ पे हमारे पास है अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर हमारा ये वाला फंड नहीं निकाला जा सकता है, ये वाला फंड अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट के बगैर हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा नहीं निकाला जाता है। और क्या है, कंप्ट्रोलर ऑडिट एंड जनरल इस वाले फंड को हमारा ऑडिट करता है। बेटा ये याद रख लेना, यहाँ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितना भी हमारा पहला आर्टिकल 266 सब क्लास ए, इसमें हमारे टैक्स रेवेन्यू, जो भी पैसा हमारा टैक्स से आता है, जो भी हमारा पैसा नॉन टैक्स से आता है, जो भी पैसा हमारा लोन्स वगैरह से आता है, वो सारा पैसा रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड, और वो सारा पैसा निकाला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट के सारे खर्चे इसी फंड से निकाले जाते हैं। सो इस चीज का बेटा प्लीज ख्याल रखो। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से बनती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कि यहाँ पे जब भी पैसा निकालना होगा तो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी, और इसकी जो निगरानी का काम है, जो ऑडिट का काम है, वो होता है CAG के हाथ में। ये हमारा पहला वाला फंड था जिसको हम जानते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद बेटा हमारा एक और फंड है जिसको हम जानते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के नाम से। अब इस फंड में होता क्या है, ये फंड किसके लिए होता है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। सेकंड वन इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है, आर्टिकल 267 सब क्लास 1 यहाँ पे, इससे पहले हमारे पास जो था दैट वाज 66(1), 267 सब क्लास 1। एज पर दिस आर्टिकल हमारे गवर्नमेंट को क्या मेंटेन करना है, वो गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब इस कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में क्या पैसा रखा जाता है, देखो ये फंड किया जाता है जो भी होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में अनफॉर्सिन इवेंट, जो भी इकोनॉमी में होंगे,
अनफॉर्सीन इवेंट्स या अनसर्टेन इवेंट्स, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाले हैं, उन हालातों में जिस फंड से पैसा निकाला जाता है, दैट इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर मैं कोविड की बात करूं, कोविड से पहले हमने जनरल बजट पेश किया पार्लियामेंट में। इस जनरल बजट में हमने क्या किया, इस जनरल बजट में हमने पहला अपना देखा कि हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कितना है और हमें कितना पैसा यहाँ से निकालना है, बिकॉज दैट इज द जनरल केस। लेकिन कोविड आया, दैट इज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, उसके लिए हमने कोई फंड नहीं रखा था। अब उस कोविड की उस आफत में जब भी पैसा निकाला जाता है, अनसर्टिनिटी में, जब जब भी अनसर्टिनिटी इकोनॉमी में पैदा होगा, तब पैसा निकाला जाता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। दैट इज गवर्नमेंट के जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो तो पहले से डिस्कस किए हुए हैं, ऑल आर मीटिंग फ्रॉम दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन कोई एडवर्स इंपैक्ट हुआ, खुदा न खास्ते, खुदा न करे, कल कोई सैलाब आया, कल कोई नेचुरल कैलामिटी आए, उस टाइम पे, उस टाइम ऑफ नीड, सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, उस टाइम के नीड पे जो पैसा निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। डिजास्टर एंड अनफॉर्सीन इवेंट्स के लिए ये वाला फंड हमारा मेंटेन किया जाता है, डिजास्टर एंड अनफॉर्सीन इवेंट्स के लिए। इससे पहले मैंने बोला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या है, वहां पे अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या जरूरी है, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज वेरी मच। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी, कि जहां भी हम कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालेंगे। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, काइंडली लेट मी नो। ओके, अब उसके बाद बेटा क्या है, अब देखो अभी तक हमारा जितना भी पैसा है सारा हमारा यहाँ पे जमा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, लेकिन हमें कुछ पैसे तो मेंटेन करने पड़ेंगे, जो हमें रखने पड़ेंगे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, बिकॉज जो भी एडवर्स इंपैक्ट होगा उसके लिए वी हैव टू कीप सम सॉर्ट ऑफ मनी विद इन दिस फंड। तो अब इसमें कितना अमाउंट हमें रखना है, इसमें अभी के लिए 500 करोड़ रखे जाते हैं हमारे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। सपोज कल को कोई नेचुरल कैलामिटी आई, कल को कोई नेचुरल डिजास्टर आया, अब तो हमने ये प्लान तो नहीं किया था, ये तो गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंसेस से नहीं निकलेगा। ये पैसा जो भी फंड जो भी इस पे खर्चा होगा वो सारा हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन अब मेरा यहाँ पे खर्चा हुआ, सपोज जो भी नेचुरल कैलेमिटी, लेट इट बी दिस अर्थक्वेक। अब मैंने इस अर्थक्वेक पे, मेरे पास तो 500 करोड़ पड़े हैं ना, अब हमने इस अर्थक्वेक पे 200 करोड़ खर्च किए। अब मेरे पास कितना यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा मेरा 300 करोड़। लेकिन इसको वापस 500 करोड़ करना होगा हमें, लेकिन जितना भी पैसा लाना पड़ेगा वो लाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ताकि ये जो लिमिट है, ये जो रिजर्व हमारा यहाँ पे हमेशा 500 करोड़ रहे। खर्च करने के बाद कितना कम पड़ता है तब हमें पैसा निकालना पड़ता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सो दैट वी कैन मेंटेन दिस फिक्स्ड अमाउंट। तो ये होता है हमारा सेकंड वाला फंड, जिसको बेटा हम जानते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। एंड द थर्ड वन इज दैट इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, द थर्ड वन इज दैट इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब सी, इस पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में क्या होता है, this is basically article 262 सब क्लास 2, आर्टिकल 266 सब क्लास 2। अब इसमें कौन सा फंड होता है, कौन सा पैसा होता है, सारा पब्लिक का पैसा, ऑल पब्लिक मनी received by government, received other than included in consolidated fund of India, included in consolidated fund of India
और हेल्ड इन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। देखो बेटा इसमें क्या होता है, अब जो जो पैसे की बात हमने यहां पे की, वेदर इट इज टैक्स से जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा, टैक्स से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट के पास लोन्स रिकवर्ड होंगे या लोन्स रेज्ड होंगे, ये सारी जो आमदनी है ये सारा हमारा रखा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब इनको छोड़ के जो भी हमारा पैसा है उसको कहां पे रखा जाएगा, उसको रखा जाएगा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। सर फिर इसमें आएगा क्या हमारा, इसमें हमारी बैंक सेविंग्स होगी, सेविंग अकाउंट्स होंगे ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री, जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज या स्लैश डिपार्टमेंट्स। नेशनल सेविंग स्कीम जो होगा, नेशनल सेविंग जो हमारी होंगी वो भी हमारी पब्लिक अकाउंट्स में होंगी। प्रोविडेंट फंड हमारा जो होगा, इंश्योरेंस का जो पैसा होगा, प्रोविडेंट फंड हमारा, जनरल इंश्योरेंस का जो भी पैसा होगा वो सारा पैसा रखा जाता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अभी के लिए सपोज अगर गवर्नमेंट ने इन पैसों को अपने लिए इस्तेमाल किया, लेकिन एट द एंड वो पहुंचते हैं राइटफुल ओनर के पास, जिसके भी ये पैसे होते हैं, जब वो इनको डिमांड करता है ही और शी, वो उसको ये अमाउंट मिलता है। सो हमेशा हुकूमत अभी के लिए अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एट द एंड ये पहुंचते हैं हमारे राइटफुल ओनर के पास। बेटा बेटा एक और चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में ये फंड हमारा हेल्ड किया जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को मेंटेन करता है हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। तो ये तीन किस्म के फंड्स बेटा हमारे पास होते हैं जिनको हम जानते हैं, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इज दिस क्लियर टिल नाउ? काइंडली रेस्पॉन्स। कहां पे रिपीट करना बेटा? क्विकली लेट मी नो कहां पे रिपीट करना, आई विल रिपीट इट, नो इश्यूज। सेकंड वाला दैट इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नो इश्यूज, बी केयरफुल हियर, आई विल रिपीट इट। सी क्या होता है कंटीजेंसी फंड? पहला वाला क्लियर है? आई एम कमिंग बैक टू दैट स्लाइड जहां पे हमने ये चीज डिस्कस की थी। आई एम कमिंग टू दैट स्लाइड। सी बेटा क्या था, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ओके। नाउ कमिंग टू हियर, अब हमारे पास जो सेकंड वाला फंड था ना, जो हमारा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, देखो कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया क्या फर्क है इन दो में? पहला आर्टिकल का वो आपको पता है, आर्टिकल जहां पे मैंने आर्टिकल की बात की। अब सबसे बड़ी बात, जो भी गवर्नमेंट के डे टू डे या गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे निकाले जाते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से। लेकिन अगर सपोज कल हमारी इकोनॉमी में कोई ऐसी हालात आई, कोई एडवर्स हालात आई, जस्ट लाइक नेचुरल कैलेमिटी, आई वुड से अर्थक्वेक आया, अब इस अर्थक्वेक में सपोज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि ये तो अनफॉर्चून इवेंट है, ये तो हमारा प्लान्ड एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, किसी ने प्लान नहीं किया था कि हमारे साथ यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा और हमें इस पे खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन इस नेचुरल क्लाइमेट, इस अनसर्टेन इवेंट में क्या होगा, जितना भी खर्चा सपोज हुकूमत बोल रही है कि हम यहाँ पे रिकवरी, जितना भी यहाँ पे रिहेबिलिटेशन पे जो पैसा आएगा वो विल स्पेंड 250 करोड़ हम यहाँ पे खर्च करेंगे इस वाले स्टेट पे जहाँ पे अर्थक्वेक आया। अब जो 250 करोड़ है ना बेटा, ये तो मेरा डेली एक्सपेंसेस नहीं है, ये इस वाले खर्चे से नहीं निकलेगा। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये पैसा हमारा निकाला जाएगा कंसोलिडेटेड
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, बिकॉज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसीलिए मेंटेन किया जाता है सो दैट वी कैन फुलफिल और वी कैन मीट अनसर्टन इवेंट्स, जो भी अनसर्टन इवेंट्स, अनफॉरसीन इवेंट्स, जिसके बारे में हमें कोई क्लियरिटी, कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, उस टाइम के लिए हमें ये चीजें यहाँ पे बेटा करनी पड़ती है। तब हमें पैसा जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, सॉरी वो निकाला जाएगा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। इज दिस क्लियर? वो निकाला जाएगा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। सारे एक्सपेंसेस निकाले जाएंगे यहां से, लेकिन इन टाइम्स ऑफ अर्थक्वेक जो पैसा निकाला जाएगा, जो वो निकाला जाएगा हमारा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। अब मैंने बोला कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो लिमिट है दैट इज 500 करोड़। अब 500 करोड़ के बाद बेटा क्या है, देखो सी, अब हमने बोला 250 करोड़ तो हम इनको देंगे, लेकिन हमारे पास बचेगा कितना, 250 करोड़, और 250 करोड़ इसको ऐड करने सो दैट ये बनेगा मेरा 500 करोड़ फिर से। लेकिन वो 250 करोड़ निकाले जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इससे इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में बेटा हमें प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। रेस्पॉन्ड क्विकली। आदिल, इज दिस क्लियर? ओके, सो लेट अस मूव अहेड। मैंने आपको फंड्स ऑफ इंडिया पढ़ाए, तीनों फंड्स ऑफ इंडिया पढ़ाए। यू कैन रिपीट दीस फंड्स विद मी। वन वाज आवर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड वाज आवर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड थर्ड वाज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। एंड व्हाट, ये तीनों फंड्स में हमने क्या क्या पढ़ा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमारा आर्टिकल 266(1) में होता है, आर्टिकल 266(1), और यहाँ पे हमारे पास इसमें आता क्या क्या, जो भी हमारी आमदनी टैक्सेस से होगी, टैक्स रेवेन्यू से होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू से होगी, लोन से होगी, लोन रिकवर्ड, वो सारा यहाँ पे गवर्नमेंट अपने सारे खर्चे यहीं से निकालेगी। हमारे अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे नेसेसरी है, क्या है, इसको मेंटेन करता है, ऑडिट करता है इस वाले फंड को। फिर कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया, यहाँ पे 267 आर्टिकल सब क्लास 1, अनफॉरसीन या अनसर्टेन इवेंट्स या डिजास्टर इवेंट जो भी हमारे पास होंगे, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे जरूरी है। और फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इस वाले फंड को मेंटेन करता है। थर्ड वन इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 262 सब क्लास 2, जितना भी हमारा पैसा होता है जो हम अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, जो हम मेंटेन करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, वो सारा हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। इसमें बैंक सेविंग्स होगी, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज की, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की नेशनल सेविंग्स होगी, प्रोविडेंट फंड होगा, हमारा इंश्योरेंस होगा। अब आते हैं बेटा उसके बाद बजट की तरफ, अब आते हैं हम जनरल बजट की तरफ। इज दिस क्लियर? Anybody having any sort of issues, any sort of doubts? Okay. ओके, दिस इज करेक्ट। देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जनरल बजट। नाउ वी विल स्टार्ट विथ जनरल बजट। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, व्हाट डू वी मीन बाय बजट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बजट 22-23, इसको बाद में देखेंगे, अगले वाले लेसन में होगा या अगले वाले सेशन में होगा। अब जनरल बजट में हम देखते हैं क्या बेटा, देखो पहले वी विल स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कि बजट में हमारे पास होता है क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहली चीज जो बजट में हमारे कंपोनेंट है, बजट के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा हमारा आमदनी का, दूसरा हिस्सा हमारा खर्चों का। और आमदनी वाले हिस्से को हम बेटा कहते हैं बजट रिसीट्स। एक एक करके मैं ओवरव्यू दूंगा, मैं सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा, नो इश्यूज अबाउट दैट, यू डोंट हैव टू वरी दैट मच। और जो हमारे खर्चा वाला साइड होता है, एक्सपेंडिचर वाला, वी कॉल दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसीट के भी हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है रेवेन्यू रिसीट एंड दूसरा होता है हमारा टैक्स कैपिटल रिसीट, सॉरी। इसके भी दो टाइप्स हैं हमारे, एक हमारा था रेवेन्यू रिसीट, वन इज आवर रेवेन्यू रिसीट, एंड सेकंड वन इज आवर कैपिटल रिसीट। ठीक, इसके भी हमारे दो टाइप्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
I will discuss all of these terms with you people, so you don't have to worry. Be at ease. I'm just giving an overview. And second वाला हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ से. अब जो रेवेन्यू रेसिट है ना बेटा हमारा, इस रेवेन्यू रेसिट के हमारे फर्दर दो टाइप्स हैं. वन इज टैक्स रेवेन्यू and another one is non tax रेवेन्यू. और टैक्स रेवेन्यू के हमारे फर्दर दो टाइप्स हैं. टैक्स रेवेन्यू की टैक्सेशन आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, रिमेंबर दैट थिंग. सो मैं उसी चीज इतना जा रहा हूं उसमें. एक हमारा था डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज आवर इनडायरेक्ट टैक्स. इज दिस क्लियर? हमारा जनरल बजट होता ही हमारा रेवेन्यू या रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. इसको तो हम फिजिकल पॉलिसी भी कहते हैं, वो आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अब बजट में हमारे पास क्या होता है, एक हो हमारी बजट की आमदनी. कहाँ कहाँ से हमारी आमदनी आएगी? एक आमदनी हमारी रेवेन्यू रेसिट से आएगी, दूसरी आमदनी हमारी कैपिटल रेसिट से आएगी. रेवेन्यू रेसिट क्या होंगे मैं भी समझाऊंगा, कैपिटल रेसिट क्या होगा ये भी मैं समझाऊंगा. सेकंड हुआ हमारे खर्चे बजट एक्सपेंडिचर. एक हमारा हुआ वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सेकंड हमारा वो आता है जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. उसके बाद बेटा हमने पढ़ा रेवेन्यू रेसिट में, हमने पढ़ा टैक्स रेवेन्यू. यहाँ से हमने पढ़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू में मैंने बोला डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. सो हम पहला स्टार्ट करेंगे किससे? वी विल स्टार्ट विथ बजट रिसीट. क्या होता है हमारे, समझ आया क्या क्या पढ़ना है हमें यहाँ से, क्या 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 चीजें हमें यहाँ से कवर करनी है? इज दिस क्लियर कि यहाँ से क्या क्या कवर करना है हमें क्विकली? ओके, थैंक यू बेटा. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स. क्या होंगे रेवेन्यू रिसीट्स? कोई बता सकता है किसी को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन? रिसीट्स आपको पता है आमदनी है. अब देखो क्या होता है रेवेन्यू रिसीट्स. इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर नॉन टैक्स सोर्सेज. रेवेन्यू रिसीट में हमारी गवर्नमेंट की वो आमदनी आती है जो हमारी टैक्सेस से आती है, वेदर ये आएगी हमारी डायरेक्ट टैक्सेस से, वेदर ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएगी. और आता क्या है हमारे पास? और नॉन टैक्स सोर्सेस है. नॉन टैक्स सोर्सेज का मतलब हुआ वो आमदनी जो टैक्सेस को छोड़ के हुकूमत के पास आएगी. बेसिकली ये चीज यहां ऐसे याद रखो, या आप इसको एक और तरीके से याद रखोगे. आई विल टेल वो वाली डेफिनेशन भी. पहली वाली मैंने आपको बिल्कुल सिंपलीफाई बताने की कोशिश की कि वो आमदनी हुकूमत की जो आती है टैक्सेस से और जो आती है हमारे नॉन टैक्स सोर्सेज से. टैक्स में हमारे डायरेक्ट टैक्सेस से आएगी हुकूमत की आमदनी, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आमदनी आएगी, या नॉन टैक्स सोर्स का मतलब बेटा हमारे पास होता है, सपोज मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चलाने के दौरान मुझ पे पेनल्टी लगी या मुझ पे चालान कट गया. अब जो पेनल्टी या चालान कटेगा ये किसके खाते में जाएगा? ये तो बनेगा ना हुकूमत की रेवेन्यू. लेकिन आया तो रेवेन्यू टैक्स से नहीं. ये जो रेवेन्यू आया है ये हमारा आया है नॉन टैक्स रेवेन्यू से. लेकिन यही दो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा बनता है रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट. या एक और डेफिनेशन बेटा आप इसकी लिख सकते हो, दीज आर दोज रिसीट्स, वो रिसीट, दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा. विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी nor cause reduction of assets, nor cause reduction of assets. देखो
क्या होगा ये लायबिलिटी और रिडक्शन ऑफ एसेट्स। आई विल गिव एग्जांपल यार, एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू ना ले मेन को, जैसे मैं आई विल गिव वो वाले एग्जांपल। बिल्कुल देखो बेटा क्या होता है, गवर्नमेंट इज सेइंग दैट हमारी आमदनी है, आमदनी मेरी जो आ रही है ना मैं अपनी लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब है ना मैं कहीं से कर्जा ला रहा हूं, नीदर आई एम बोरोइंग, नीदर आवर गवर्नमेंट इज बोरोइंग नॉर दे आर डूइंग डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। Government is saying to us that उनके पास आमदनी है, वो आमदनी आएगी कहां से, रिमेंबर, या तो वो अपने एसेट्स को बेच डालेंगे, एसेट्स का मतलब होगा उनके पास कोई सिक्योरिटी होगी कहीं पे, उनके पास शेयर होगा कोई कहीं से, उसको बेच के उनके पास रेवेन्यू आएगा। लेकिन हमारे पास रेवेन्यू रिसीट में क्या आ रहा है, हमने लिखा यहाँ पे वो रिसीट हमारा विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी, ना तो ये मुझ पे कर्जा चढ़ा रहा है, नॉर कॉज रिडक्शन ऑफ एसेट्स, मैं तो ये चीज तो कर ही नहीं रहा हूं। आमदनी है गवर्नमेंट की, लेकिन ये आमदनी मेरी आ रही है ऐसे जहां पे मुझे ना अपने एसेट्स को बेच डालना पड़ता है, दैट इज गवर्नमेंट, और ना हमें गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है। तो सर ये आमदनी कहां से आती है, ये आमदनी बेटा हमारे पास आती है टैक्सेस से। दैट इज वाई मैंने इसके बोले थे, इसके दो टाइप से, एक हमारे पास टैक्सेस होगा एंड सेकंड हमारे पास आएंगे नॉन टैक्सेस, जिसको हमने बोला था टैक्स रेवेन्यू, एंड सेकंड को हमने बोला था नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस या टैक्स रेवेन्यू लिखो बेटा यार, वो आमदनी जहां पे हुकूमत, देखो अगर मैं बात करूंगा डायरेक्ट टैक्स की, बात में समझाऊंगा मैं डायरेक्ट टैक्स क्या होगा। डायरेक्ट टैक्स हुकूमत किसी पे टैक्स लेता है क्या, जब मैं किसी कोई टैक्स देता है क्या वो बोलता है हुकूमत को कि ये मेरा कर्जा है आप पे, डायरेक्ट टैक्स का मतलब वही हो ना, एक लायबल पेमेंट होती है, टैक्स हमारा एक लायबल या कंपलसरी पेमेंट होती है जो हमें गवर्नमेंट को देनी पड़ती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनीथिंग, जो हम रिटर्न में मांगेंगे गवर्नमेंट को। दैट मीन्स हुकूमत, आमदनी तो हुकूमत की बनती है, बट फॉर दैट रीजन नीदर गवर्नमेंट इज selling their assets nor they are having any sort of liabilities। अब इसमें हमारे पास आएगा पहला वाला, आई विल गिव एग्जांपल टैक्स रेवेन्यूज। अब टैक्स रेवेन्यू में आएगा क्या, कौन सी आमदनी, हुकूमत का सारे रिसिप्ट्स, हुकूमत का सारा रेवेन्यू जो कि आएगा टैक्सेस से, चाहे ये टैक्सेस में आएगा डायरेक्ट टैक्सेस से, या ये रेवेन्यू हमारा गवर्नमेंट के पास आया इनडायरेक्ट टैक्सेस से। डायरेक्ट टैक्स बोले तो किसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में दो चीज होती है टैक्सेशन में, एक होता है हमारे पास इंपैक्ट ऑफ टैक्स, एंड सेकंड होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। यहां से जेकेएसएसबी ने इंसिडेंस ऑफ टैक्स से एक सवाल पूछा है। इंपैक्ट ऑफ टैक्स क्या हुआ, देखो आई विल गिव एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सपोज कोई इंसान है, इसकी इनकम है 1 करोड़ रुपया, इनकम की बात हुई तो इस पे जो चार्ज होगा इसकी इनकम पे, दैट विल बी इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है। अब गवर्नमेंट इसको बोल रहे दैट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्सेस। क्या ये बोलेगा कि ये टैक्स आप मेरे भाई से लो, क्योंकि इसके भाई की तो आमदनी 1 करोड़ नहीं है, आमदनी 1 करोड़ इस इंसान की है, तो इसको टैक्स देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। अब इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब हुआ कि जो पहला टैक्स पेयर कंटेक्ट आएगा टैक्स देने में, टैक्स देने का मतलब है कि इसकी इनकम है 1 करोड़ रुपए, इसको टैक्स देना पड़ता है। अब जिसने पहली बार टैक्स पे किया, दैट इज नोन एज द इंपैक्ट ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन्स हियर दैट burden shifts from one person to the other। what does that mean if we talk about GST? टैक्स तो फिलहाल के लिए हमारे बदले कोई कंपनी पे कर रही है इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन अल्टीमेटली उसका बर्डन होता है कंज्यूमर पे, कस्टमर पे। अल्टीमेटली द बर्डन लाइज विद द कस्टमर, अल्टीमेटली द बर्डन लाइज विद इन द कंज्यूमर। अब क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क डायरेक्ट टैक्स में हमारा इंपैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों एक ही इंसान पे होते हैं। दैट मीन्स जिस इंसान के ऊपर ये सारा बर्डन होगा और जिस इंसान को ये टैक्स पहली बार पे करना है, वो दोनों के दोनों ये वाला है, जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपीज है,
इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किसी और पे, सपोज अब मैं बात करूंगा ये 1 करोड़ आमदनी किसी फर्म की है, ये कोई गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं जिसपे इनको इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज हो रहा है। अब फिलहाल के लिए इम्पैक्ट ऑफ टैक्स में ये खुद से इनडायरेक्ट टैक्स पे करेंगे, लेकिन एट द एंड वो इनडायरेक्ट टैक्स निकाला जाएगा कस्टमर से। सो इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा ये बर्डन शिफ्ट होता है फ्रॉम हियर टू हियर, ये निकाला जाता है अल्टीमेटली कंज्यूमर्स में। सो ये फर्क होती है। अब डायरेक्ट टैक्स में जो जो हमारे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, हमारे प्रॉपर्टी टैक्स, हमारा कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे आते हैं। इनसे जो जो इनकम कलेक्ट की जाएगी उसको हम कहां पे कैटेगराइज करेंगे, वी विल कॉल दैट एज टैक्स रेवेन्यू वाला। ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स में बात करूंगा मैं, सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल हियर दैट कम्स इन माय माइंड दैट इज जीएसटी। जीएसटी से भी जितना भी पैसा बनेगा वो हम कहां पे कैटेगराइज करेंगे, वो हम रखेंगे डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में। लेकिन टैक्स रेवेन्यू से पहले वो बेटा हमारे पास आएगा रेवेन्यू रिसीट्स में। इज दिस क्लियर? काइंडली लेट मी नो क्विकली, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I will give you few seconds. Please respond quickly if this is clear to all of you. Quickly respond. Clear, sir? Okay. Let us move ahead then. Is this clear? पहला वाला revenue receipt. See, I will give you a brief overview. थोड़ा मैं फिर से दूंगा क्या किया हमने अभी तक ना इस टैक्स का. That is very 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 important for all of you. अकाउंट वी आर डन विद द फंड्स। उसके बाद हमने एक बजट पढ़ा। बजट मैंने पहला देखा वी विल टेक बजट रिसीट। अब बजट रिसीट में हमने पहला वाला देखा रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट हमारा होता है क्या है, रेवेन्यू रिसीट हमारी वो आमदनी होती है हुकूमत की जो हमारे पास टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज से आती है। या हमने इसको एक और तरीके से डिफाइन किया, ये वो रिसीट होता है जहां पे हुकूमत पे ना कर्जा चढ़ता है और ना हुकूमत अपने एसेट्स को बेच डालता है। ये भी हमने यहाँ से बोला। सेकंड मैंने यहाँ पे बोला कि इस रेवेन्यू रिसीट में हमारे पास आता है क्या क्या। इसमें पहली चीज आती है टैक्स रेवेन्यूज की, वो आमदनी जो हुकूमत के पास आती है टैक्सेस से। और टैक्सेस में हमारे पास हुकूमत के पास दो किस्म के टैक्सेस है, वन डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वाला हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन के ऊपर होते हैं। इम्पैक्ट का मतलब हुआ कि पहला टैक्स पे कौन कर रहा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब हुआ अल्टीमेट टैक्स कौन पे कर रहा है। दैट मींस यहाँ पे हमारा बर्डन शिफ्ट होता है। रिमेंबर ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा हुआ है। ठीक। अब उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किसी और पे होता है और इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी और पर्सन के साथ होता है। यहाँ पे मैंने बात की जीएसटी की, यहाँ पे हमने एग्जांपल दी इनडायरेक्ट टैक्स की। कैन एनीबॉडी एनी अमंग यू टेल मी कि इंडिया का टैक्सेस में सबसे ज्यादा आमदनी कहां से आती है, क्विकली। which of the following, which of the taxes, I will not say following, which of the taxes contribute most to the revenues of government? सबसे ज्यादा आमदनी किस टैक्स से गवर्नमेंट के पास आती है? आई विल डिस्कस विथ यू दैट एज वेल एट द एंड, जब हम पूरा जनरल बजट पढ़ेंगे कि हमारा पैसा कहां से आ रहा है, हमारा पैसा कहां जला रहा है, कहां जा रहा है। वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स वन बाय वन, बट बिफोर दैट लेट मी नो, अगर किसी को पता है इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, किस वाले टैक्स से आता है? क्विकली। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नहीं बेटा, नॉट इनकम टैक्स, इट इज बेसिकली जीएसटी। सबसे ज्यादा जो आता है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है, दैट इज जीएसटी। जीएसटी से हमारा आता है दैट अकाउंट्स फॉर नियर अबाउट 16% ऑफ आवर टोटल इनकम। सबसे ज्यादा टैक्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज जीएसटी का। फिर उसके बाद इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का हमारा 15% आता है। सो विद दिस इज दिस क्लियर? आज जो मैंने पढ़ा ना, आज का सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। तो बेटा आई विल एंड क्लास हियर। कल इंशाल्लाह हम इसका दूसरा वाला पार्ट देखेंगे बिकॉज टाइमिंग इज लिमिटेड। सो इंशाल्लाह कल इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। कौन सा वाला? दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल रिसीट्स। और इंशाल्लाह कल हम जनरल बजट खत्म करेंगे, उसके साथ साथ हम फिजिकल डेफिसिट भी पढ़ लेंगे। बट जो सारा कल हमारा जनरल बजट इंशाल्लाह खत्म होगा, उसके बाद अगले वाले स्लाइड में वो विल बी टेकिंग अप करंट बजट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर टू टिल टुमारो। बाय बाय बेटा। और इसको इसको प्लीज रिवीजन देख लेना, लूप देख लेना। आई एम ट्राइंग कि मैं चीजों को बहुत सिंपलीफाई करके बोल रहा हूँ आप लोगों को। सो बेटा बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रख लेना और हमें भी दुआओं में याद रख लेना।